गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब हजारों सालों के दौरान जो चेंजमेंट हुए हैं, ट्रेसिंग मीन्स हो गया हम उनकी जांच पड़ताल करेंगे। तो कैसे करेंगे जांच पड़ताल, ये हम अपनी हिस्ट्री के थ्रू जानेंगे और देखेंगे कि हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज़ दी हुई है। देखो यहाँ पे एक ये मैप बना हुआ है। ये मैप जो है वो फारसी लैंग्वेज में है और जिसमें उर्दू फारसी लैंग्वेज लिखी हुई है। बट आगे देखो दिया है, टेक अ लुक एट मैप 1 and 2. मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. The two maps are quite different even though they are of the same area. दिया है कि जो हम मैप 1 और मैप 2 को देखते हैं, तो जो मैप 1 है उसको 1154 में अरब जोग्राफर, मतलब अरब के एक जोग्राफी वाले जोग्राफर थे अल इदरीसी, उन्होंने बनाया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस, जो इसका पार्ट था, हिस्सा था, वो एक बहुत बड़े मैप से लिया गया है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को शो करता है। मैप 2 वॉज मेड इन 1720 और किसके थ्रू, फ्रेंच कार्टोग्राफर के थ्रू बनाया गया था। मतलब ये भी एक कार्टोग्राफर बोलते हैं मैप बनाने वाले पर्सन को। देखो साइड में मीनिंग दी भी है, कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप। The two maps are quite different even though they are the same area. ये दोनों ही मैप जो थे वो एक ही एरिया के थे, उसके बाद भी वो क्या थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट थे। In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. दिया है कि जो अल इदरीसी का मैप था उसमें साउथ इंडिया उस जगह पे है जहाँ पे आज हम नॉर्थ इंडिया को देखते हैं, और श्रीलंका जो है वो ऊपर की साइड में है, टॉप साइड में बनी हुई है। एक देखते हैं साइड में दिया है, मैप 1, a section of world map drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea. ये जो मैप 1 है ये 12th सेंचुरी में जोग्राफर अल इदरीसी के थ्रू बनाया गया था, जिसमें हम लोग वर्ल्ड के अलग अलग कई सारे सब कॉन्टिनेंट लैंड को देखते हैं, दिखाया गया है। यहाँ से लास्ट लाइन थी, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in the map as Quannauj. Map 2 was made nearly 600 years after map 1, during which this time information about the subcontinent had changed considerably. दिया है कि जो जगह प्लेसेस के नेम हैं वो अरबी में दिए गए हैं और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक प्लेस है कन्नौज, जिसका नाम क्वनौज करके लिखा हुआ है। मैप 2 जो है वो मैप 1 के लगभग 600 ईयर्स के बाद बनाया गया था, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन, और उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन थी वो इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। दिया है कि इस मैप से हम में से ज़्यादातर लोगों को ये क्या लगता है, जाना पहचाना मैप लगता है, परिचित सा मैप लगता है। फैमिलियर मीन्स जिसको हम लोग जानते हैं अच्छे से। उसमें कुछ जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं उनके बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे। दिस मैप वॉज यूज्ड बाई यूरोपियन सेलर्स, ये मैप यूरोप के सेलर्स नाविकों के थ्रू यूज़ किया गया था, एंड मर्चेंट्स व्यापारियों के थ्रू यूज़ किया गया था ऑन देयर वोयग्स, मीन्स समुद्री यात्राओं के टाइम पे।
लुक एट एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2। हम लोग मैप 2 के इंटीरियर सब कॉन्टिनेंट के इंटीरियर वाले पार्ट पे को देखेंगे। दे आर डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट। क्या ये वही हिस्से हैं, उतने ही ज़्यादा चीज़ें इस मैप में दी हैं जितनी कि समुद्र के एरिया में या कोस्टल एरियाज़ वाले पार्ट में होती हैं। फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज़ शोन। और साथ ही में रिवर गंगा को भी देखेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ पे किस तरीके से दिखाई गई है। वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड एरिया इन दिस मैप। और साथ ही में जो हमारे कोस्टल या इनलैंड एरियाज़ हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या मेन डिफरेंस टाइप क्या क्या डिफरेंस निकल के आता है और कितने वो सही है, एक्यूरेसी मीन्स कितनी सही है, वो सारी चीज़ों को भी देखेंगे। यहाँ साइड में दिया है मैप टू द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नॉर्वे ऑफ गुलाम द लेस्ले। ये जो मैप है ये इंडिया का ही देखो लगभग लग रहा है और ये इंडिया का ही मैप है। उसमें दिया है कि ये मैप 18th सेंचुरी में गुलाम द लेस्ले एटलस नॉर्वे के अकॉर्डिंग ये सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, दिया है इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस। और इतना ही ये इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ एक और भी बात है कि ये हमें साइंस से मतलब हम लोग कह सकते हैं दूसरे पीरियड में दिया इन टू पीरियड्स, मतलब दूसरे पीरियड में जो हमारी कार्टोग्राफी थी और उस साइंस के थ्रू बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, ये तब की बात है उन टाइम की जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स को रीड करते थे, मैप्स और टेक्स्ट मीन्स लिखे हुए लेखों का अध्ययन करते थे और उनसे जो इंफॉर्मेशन निकल के आती थी उनको कलेक्ट करते थे। उसके बाद अपनी जगह जगह पे अलग अलग जगहों की को पढ़ने में, समझने में, उनका बैकग्राउंड जानने में उनको हेल्प मिलती थी और उसके थ्रू वो जानने की कोशिश करते थे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज दिया है, इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। अगर समय के साथ साथ हमारी जो इंफॉर्मेशन थी वो चेंज होती चली गई तो हम लोग लैंग्वेज और जो मीनिंग्स थी उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो उनके साथ क्या होता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। हिस्टोरियंस के पास ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज में उनके पास टेक्स्ट या रिकॉर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं जो समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंज होती चली गई। दिया है मिडल पर्शियन फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं जो मिडल टाइम की पर्शियन लैंग्वेज थी वो आज के मॉडर्न टाइम की पर्शियन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। ये डिफरेंस जो है ये टाइम के साथ साथ ग्रामर और वोकैबुलरी से ही नहीं आया है बल्कि समय के साथ साथ उनकी मीनिंग्स में भी चेंज आता गया है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, हम एक जो वर्ड है हिंदुस्तान उसका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट, कि आज के टाइम पे हम जिसे एक मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया समझते हैं, इंडिया अर्थ समझ लेते हैं। मतलब जो हिंदुस्तान वर्ड है आज के टाइम पे हम उसका एक मॉडर्न जो आज के टाइम का इंडिया है उससे उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि हिंदुस्तान जो था वो इंडिया को ही कहा जाता था। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिन्हाज-ए-सिराज, a chronicler who wrote in Persian
he meant the areas of Punjab, Haryana and the लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। और जबकि 13th सेंचुरी में पारसी इतिहासकार जो थे मिन्हाज सिराज, उन्होंने जब हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था तो उनका जो मीन्स था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो एरिया थे उनके लिए किया गया था। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। और अगर हम लोग इसको पॉलिटिकल मीनिंग के रूप में देखेंगे तो ये उस समय उन लोगों के टाइम पे यूज़ किया गया था जो एरिया दिल्ली सल्तनत के अंदर में आते थे, दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में आते थे। द एरियाज इंक्लूड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। द एरिया जो क्षेत्र हम लोग सल्तनत के फैलने के साथ साथ जो वर्ड था इस शब्द के अंदर में वो क्षेत्र बढ़ते चले गए थे। मतलब सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत के जो एरिया उस टाइम के राजा जीतते थे और जितने एरिया को अपने राज्य में मिलाते जाते थे वो इसका पार्ट बनते जाते थे, मतलब हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा बनते जाते थे। तो उनके बढ़ते हुए क्षेत्र के साथ साथ वो भी बढ़ता चला गया था। लेकिन हिंदुस्तान शब्द कभी भी साउथ इंडिया के लिए यूज़ नहीं किया गया था। यह है द एरिया बाई कॉन्ट्रैक्ट्स। In the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. मतलब अगर हम लोग कहें कि इसके अगर बाद में अगर हम लोग कहें कि 16th सेंचुरी में बाबर ने जब हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था तो उसने एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में वहाँ की फ्लोरा एंड फौना मीन्स पशु पक्षियों और वहाँ के निवास जो रहने वाले लोग थे उनके कल्चर के लिए यूज़ किया था। उसके साथ ही हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि 14th सेंचुरी में जो पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने भी हिंद वर्ड का यूज़ कुछ सेम प्लेसेस पे किया था, कुछ जगहों पे किया था जो जोग्राफिकल, लेकिन जहाँ पे हम लोग कहें कि इंडिया को जो जोग्राफिकल तरीके से या हम लोग कल्चरल तरीके से इंडिया के रूप में जानते हैं, वहाँ पे ये हिंदुस्तान वर्ड उस टाइम पे ना पॉलिटिकल तरीके से था ना नेशनल तरीके से, वहाँ पे उसका मीन्स कहीं भी नहीं था, जिसको आज हम लोग जोड़ देते हैं कि हिंदुस्तान वर्ड जो था वो पूरे इंडिया के लिए ही यूज़ किया जा रहा था, ऐसा नहीं था। उसके बाद दिया है, देखो पहले साइड वाली मीनिंग देख लेते हैं, साइड वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं नीचे वाला पैराग्राफ। दिया है, कैन यू थिंक ऑफ द एनी अदर वर्ड्स हुज मीनिंग चेंज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्या आप लोग ऐसी और भी मीनिंग्स जानते हैं जो आज के टाइम पे जिनकी मीनिंग्स चेंज हो गई, ऐसे वर्ड जानते हैं जिनकी मीनिंग आज के टाइम पे डिफरेंट हो गई हों। फिर आगे दिया है, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन different things in the past. Take for example a simple term like foreigner, जैसे कि एक वर्ड जो है वो हिस्ट्री हम लोगों को कहते हैं हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल, मतलब किसी भी वर्ड के यूज़ करने में हिस्टोरियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं क्योंकि पास्ट में उनके जो मीन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वर्ड सिंपल सा वर्ड है फॉरेनर। फॉरेनर के मीन्स हम लोग सीधे से क्या समझते हैं, विदेशी। उसका मतलब है इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडिया। इसका सीधा सा मतलब हम लोग सिर्फ एक वर्ड से लेते हैं कि जो भी व्यक्ति इंडियन नहीं है वो क्या हो गया हमारे लिए, फॉरेनर हो गया। दिया है, इन द मिडल पीरियड a foreigner was any stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of society or culture
In Hindi, the term Pardesi might to be used to describe such a person, and the Persian Ajnabi, a city dweller, therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigner to each other, even though they may have had different religious and caste backgrounds. दिया है कि हम लोग अगर मिडिल टाइम पे जाने तो कोई भी हमारी विलेज में अगर कोई हम लोगों के स्ट्रेंजर पर्सन मीन्स अनजाना व्यक्ति आ जाता था जो वहाँ की सोसाइटी का वहाँ के कल्चर का पार्ट नहीं है तो हम लोग उसको फॉरेनर बोलते थे। आज के टाइम पे हम इंडिया के बाहर वाले को बोलते हैं, लेकिन मिडिल पीरियड में क्या होता था कि जो हमारी सिटी का हमारे कल्चर का नहीं हम उसको फॉरेनर बोलते थे। मतलब एक तरीके से हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं परदेसी, और फारसी में उनको बोला जाता था अजनबी, कि वो हमारे लिए अजनबी हैं, जैसे हम लोग कहते थे परदेसी है वो चीज़। इसलिए जो हमारी सिटी के बाहर के लोग हों या हमारे लिए फॉरेस्ट ड्वेलर हो, मतलब सिटी ड्वेलर हो शहर के बाहर के लोग हों या फॉरेस्ट ड्वेलर हो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हों, वो सभी हमारे लिए क्या होते थे, फॉरेनर होते थे। लेकिन एक ही विलेज में रहने वाले दो लोग, दो विलेजर्स, चाहे वो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के हो या डिफरेंट बैकग्राउंड के हों, वो एक दूसरे के लिए कभी भी फॉरेनर नहीं होते थे, कभी भी फॉरेनर नहीं होते थे। और इसी के साथ आज का हम यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।